अब हम बात करने वाले हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास दो अनचार्ज मेटल स्फीयर्स हैं, ए और बी। ये दो न्यूट्रल स्फीयर्स हैं, ए और बी। अब हम क्या करते हैं, इनको चार्ज करने के लिए एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लाते हैं इन स्फीयर्स के पास। जैसे ही हम इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इधर लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे। सो इलेक्ट्रॉन इधर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए तो इधर से इधर आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये जो राइट सरफेस है यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो इसलिए ये एरिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। सो ये एरिया हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और ये एरिया हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं तो इधर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो इधर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। अब क्वेश्चन ये है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ये अब यहाँ जो है ये एक्सेस ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। तो पूरे दोनों स्फीयर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कब तक एक्यूमुलेट करते हैं। तो इसको देखते हैं। मान लेते हैं कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सो इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेस लग रही हैं। फर्स्ट वन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस ग्लास रॉड की। सो पहली फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसकी, ग्लास रॉड की। दूसरी फोर्स कौन सी है, दूसरी है फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एक्यूमुलेट हुए हैं वो इनको रिपेल करेंगे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आ रहा है। सो यहाँ होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहाँ इलेक्ट्रॉन तब तक एक्यूमुलेट करेगा जब तक इस पे नेट फोर्स जीरो ना हो जाए। नेट फोर्स जीरो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस नहीं कर लेती फोर्स ऑफ रिपल्शन को। ये इलेक्ट्रॉन यहां तब तक एक्यूमुलेट होगा जब तक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाती। इट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन पे है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन को बैलेंस नहीं कर देती, तब तक यहाँ एक्यूमुलेट करते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन पे है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन को बैलेंस कर लेगी, वैसे ही ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रॉन का यहाँ एक्यूमुलेट करने का वो स्टॉप हो जाएगा। अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे। उससे पहले एक चीज है, अगर हम ग्लास रॉड को हटा दें तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों स्फीयर्स ऑलरेडी न्यूट्रल हैं तो ग्लास रॉड को हटाते ही ये वापस अपनी इसी कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इस ग्लास रॉड की प्रेजेंस में हम इन दोनों स्फीयर्स को थोड़ा सा सेपरेट करते हैं। जैसे ही हम ये ग्लास रॉड की प्रेजेंस में सेपरेट करते हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये चार्ज इसलिए इस साइड इंक्लाइन क्यों है, क्योंकि अभी ग्लास रॉड यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ ऐसे एक्यूमुलेट हुआ है। हमने ये प्रोसेस क्या करा, इन दोनों स्फीयर्स को जो हमने ये सेपरेट करके कॉन्फ़िगरेशन आई, हमने क्या करा, इस ग्लास रॉड की प्रेजेंस में करा। इस ग्लास रॉड को हटाया नहीं, क्योंकि अगर हम जैसे ये ग्लास रॉड हटाते हैं स्टेप में, क्योंकि ये दोनों स्फीयर जो हैं ये न्यूट्रल है तो ये वापस इसी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते। लेकिन
हम क्या कर रहे हैं, ग्लास रॉड की प्रेजेंस में इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं ताकि ये न्यूट्रलाइज ना हो जाए, स्फीयर इस कॉन्फ़िगरेशन में ना आए, तब हमें ये कॉन्फ़िगरेशन मिली। अब आ जाते हैं इसके फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, अब हम इस ग्लास रॉड को हटा सकते हैं क्योंकि इधर का जो चार्ज है वो इधर ट्रांसफर नहीं करेगा क्योंकि अभी कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब हम इस ग्लास रॉड को जैसे ही हटाएंगे तो हमें कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाएगी ग्लास रॉड को हटाते ही। अभी चार्जेस इधर क्यों आ गए, क्योंकि ये ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करता है ऑपोजिट चार्ज, इसलिए ये चार्जेस इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब और ये स्फीयर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब चलते हैं फिफ्थ स्टेप पे। अब फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों स्फीयर्स को और सेपरेट कर देंगे ताकि इनके बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। जैसे ही हम इन दोनों स्फीयर्स को सेपरेट कर देते हैं ताकि इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, जैसा कि हमने डिस्कस करा था, ये जो स्फीयर ए है इसमें नेगेटिव चार्ज इसके मेटल स्फीयर ए के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और स्फीयर बी के भी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस केस में हमने क्या देखा, इस केस में हमने ये देखा कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो है ग्लास रॉड का इन दोनों स्फीयर्स में नहीं आया है। चार्ज अब आया कहां से, चार्ज जो है वो इन दोनों स्फीयर्स के बीच ट्रांसफर हुआ है। इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर से इस स्फीयर में आए हैं, इसलिए ये इसका चार्ज माइनस क्यू है और इसका चार्ज प्लस क्यू है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड जो चार्जिंग का है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, और उसके बाद डिस्कस करेंगे चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम सेकेंड मेथड डिस्कस करते हैं। जब पहले तो हमने दो स्फीयर्स लिए थे ए और बी, अब हम सिर्फ एक ही स्फीयर लेंगे और उसको चार्ज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक स्फीयर लेते हैं, अनचार्ज स्फीयर है ये, और हम एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को इस स्फीयर के पास लाते हैं फर्स्ट स्टेप में। जैसा कि हमने पहले वाले केस में देखा था, क्या होगा, क्योंकि ये रॉड नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस स्फीयर के राइट साइड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो इस एरिया में पॉजिटिव चार्ज, इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये रीजन पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले देखा था, ये नेगेटिव चार्ज कब तक इधर आएंगे, जब तक इस पर नेट फोर्स जीरो ना हो जाए, और ये प्रोसेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होगा। इसमें कुछ चार्ज, ये कुछ नेगेटिवली चार्ज रॉड की प्रेजेंस में कुछ चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, इस नेगेटिवली चार्ज रॉड की प्रेजेंस में इसको अर्थ कर देंगे। हमने क्या करा, इस रॉड की प्रेजेंस में इसको अर्थ कर दिया। अर्थिंग क्या होता है, इसमें जब हम अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे अर्थ में चले जाएंगे और फाइनल सिचुएशन क्या होगी हमारे पास, ये अर्थिंग में जैसे हमने डिस्कस करा था, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है ये अर्थ में चले जाएंगे और हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होगी उसके बाद।
और ये जो हमने थर्ड स्टेप में करा है ये नेगेटिवली चार्ज रॉड की प्रेजेंस में करा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इनिशियली जो था स्फीयर न्यूट्रल था। सो अगर हम इसी स्टेज पे ये रॉड को हटा के इसको अर्थ करते, सो क्योंकि ये स्फीयर न्यूट्रल था तो जैसे ही हम इसको हटाते ये वापस इस स्टेज में आ जाता, इसका चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाता और ये ऐसा ही स्फीयर हमें वापस मिल जाता। इसलिए हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को इस नेगेटिवली चार्ज रॉड की प्रेजेंस में अर्थ करते हैं। आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप में। सो अब हमने इसको अर्थ करा रॉड की प्रेजेंस में, तो ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने फोर्थ स्टेप में इसकी अर्थिंग हटा दी तो हमारे पास कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब हम ये फिफ्थ स्टेप में ये रॉड भी हटा देंगे, नेगेटिवली चार्ज रॉड। सो क्योंकि ये मेटल स्फीयर है तो इस पे पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने क्या करा, इस नेगेटिवली चार्ज रॉड की हेल्प से इस स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और इस रॉड का कोई भी चार्ज इस स्फीयर में ट्रांसफर नहीं हुआ। सो ये था हमारा मेथड, चार्जिंग ऑफ अ मेटल स्फीयर विदाउट टचिंग इट। सो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब हम डिस्कस करते हैं कि पॉइंट चार्ज एक्चुअली होता क्या है। अगर हम जो चार्जेस को डील कर रहे हैं, अगर उन चार्ज का साइज उनके बीच की डिस्टेंस से काफी छोटा है तो हम उन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कहते हैं। अब हम देखते हैं चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज। चार्जेस की मेनली 3 प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नंबर 2, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नंबर 3, conservation of charge। एक एक करके हम हर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज को। सो अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें चार्जेस है 1 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम, -4 कूलम। अब हमें क्या करना है, इस पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज निकालना है कितना होगा। सो पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज क्या होगा, Q टोटल होगा एल्जेब्रिक सम इंडिविजुअल चार्जेस का। सो Q टोटल क्या हो जाएगा, इस केस में Q टोटल हो जाएगा 1 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम, -4 कूलम। सो ये हो जाएगा -2 कूलम। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई सिस्टम हो जिसमें चार्जेस हो Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, अगर हमारे पास n चार्जेस हो जिनकी वैल्यूज हो Q1, Q2, Q3, Q4 से लेके Qn तक, सो नेट चार्ज हो जाएगा इस सिस्टम पे इन चार्जेस का एल्जेब्रिक सम, Q1 + Q2 + Q3 + Qn। सो ये था एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -e। कितना हो गया, -e का वैल्यू क्या होता है, e का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज हुआ, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन अ प्रोटॉन कितना हुआ, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +e +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, सो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e।
इसमें n क्या है, कोई भी इंटीजर, n क्या वैल्यू ले सकता है, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। इधर E क्या है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। सो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इस E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इट मीन्स किसी भी बॉडी पे कोई भी फ्रैक्शनल चार्ज नहीं हो सकता, जैसे कि +2/80 या -2/80, ये चार्ज नहीं हो सकता किसी भी बॉडी पे। किसी भी बॉडी का पॉसिबल चार्ज हो सकता है 4e, -4e, 6e, 8e, -8e, 2e, ये पॉसिबल चार्ज है। और किसी भी बॉडी पे फ्रैक्शनल चार्ज नहीं होगा। जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होगा, और E को हम क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। किसी बॉडी में, अगर एक बॉडी में N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं और N2 प्रोटॉन्स हैं, तो बॉडी में नेट चार्ज कितना होगा, ये क्वेश्चन है। एक बॉडी में N1 इलेक्ट्रॉन्स है और N2 प्रोटॉन्स है, तो हमें निकालना है कि Q नेट कितना होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। N1 इलेक्ट्रॉन्स है, N1 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -e। N1 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, तो चार्ज ऑफ N1 इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e। N1 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा, -N1e। और N2 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा, एक प्रोटॉन का चार्ज है +e। N2 प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होगा, +N2e। अब हमें निकालना है नेट चार्ज। अब हम इसमें नेट चार्ज निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। हमारे पास नेट चार्ज हो जाएगा -N1e + N2e। ये क्या हो गया, N2 - N1e। ये हमारा नेट चार्ज हो गया, हमने यूज करा एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जैसा कि हमने देखा था, जब हमने दो बॉडीज को रब करा था, जैसे कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के केस में, हमने देखा था कि चार्जेस जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुए थे। चार्ज ना ही क्रिएट हुआ था ना ही डिस्ट्रॉय हुआ था, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ था। हमारा पहला स्टेटमेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या है, द चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। चार्जेस को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम चार्जेस को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा कि हमने चार्जिंग बाय रबिंग के केस में देखा था। इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये क्या है, किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा सेम रहता है। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.1। इसमें दिया है, अ पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ, पॉलीथीन इज रब्ड विद वूल, पॉलीथीन में क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑफ Q इज इन कूलम। इसके फर्स्ट पार्ट में है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज अगर -e होता है, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, ये हो जाएगा -n टाइम्स e। हम क्या करेंगे, Qp को इक्वेट कर देंगे -Ne से, n क्या आ जाएगा, -Qp/E।
ई। तो माइनस क्यू पी बाई ई क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁷ बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻90। सो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। सो अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स किससे ट्रांसफर हुए। सो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। इधर हमें पता है कि पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज है। सो पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज है, इट मींस कि पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वूल से पॉलीथीन पर। पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, इसलिए पॉलीथीन में नेगेटिव चार्ज होगा। 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ये था हमारा ए पार्ट का आंसर। अब इसके बी पार्ट में पूछा गया है कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो। इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो मास ट्रांसफर होता है वूल टू पॉलीथीन, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल।